बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं संस्कृत के इस मॉडल पेपर में, जिसमें लगभग बहुत सारे लगभग आप देखेंगे 50 से अधिक ऑब्जेक्टिव टाइप के प्रश्न जो होंगे इस वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले। 50 या लगभग और उससे अधिक ही प्रश्न होंगे, लगभग 60 से 70 प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले हैं। वो रिलेटेड होंगे काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल से। आपको बता दूं कि जब आप संस्कृत लिए होते हैं सब्जेक्ट और बीए सेकंड ईयर के 4th सेमेस्टर में आप होते हैं, तो आपको काव्यशास्त्र एवं संस्कृत लेखन कौशल के बारे में पढ़ना होता है। तो इससे पहले एक आध दो मॉडल पेपर और मैं दे चुका हूं, और ये एक प्रकार से मॉडल पेपर, चूँकि कल आपकी परीक्षा कानपुर विश्वविद्यालय की लगी हुई ऑब्जेक्टिव वालों के लिए, तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको दे दिया जाए। ठीक है, तो यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं। आप लोग सभी लोग तैयारी विधिवत तरीके से कर लीजिए, और आपके लगातार कमेंट्स आ रहे थे तो इसलिए मैंने सोचा कि आपको कुछ ना कुछ देना जरूरी है। ठीक है, चले प्रश्न दिया हुआ है यहाँ पर आप देख सकते हैं। प्रश्न है नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत विश्व अस्मिन् धुन्नान्यः कुलव्रतम पालयिष्यति कहा। ये एक प्रकार से श्लोक है। इस श्लोक से लगभग 5 प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे। तो ऐसे देखिए प्रश्न क्या पूछा जाएगा, जैसे कि क्षीर शब्द का क्या अर्थ है। तो क्षीर माने क्या होता है, दूध होता है भैया। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न इस श्लोक से बन सकता है दूसरा कि इस श्लोक में हंस में किस व्रत के पालन की शिक्षा दी गई है। तो हंस में कुल व्रत पालन की शिक्षा दी गई। किसकी भाई, कुल व्रत पालन की शिक्षा दी गई है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। तीसरा प्रश्न आपसे यहाँ से पूछा जा सकता है इसी श्लोक से कि प्रस्तुत श्लोक में कवि ने किसे संबोधित किया है, हंस को, नीर को, क्षीर को, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो श्लोक में यानी प्रस्तुत श्लोक में कवि ने जो संबोधन का काम संबोधित किया है किसे, तो वो किसको संबोधित किया भैया, उसने हंस को संबोधित किया है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न आप देखिएगा, हंस के किस गुण का वर्णन यहाँ पर किया गया है, श्वेत वर्ण का, या सुंदर गति का, या नीर क्षीर विवेक का, या मधु की मतलब मधुर वाणी का, बताएं। तो हंस के पास जो गुण है वो है नीर क्षीर विवेक का। मतलब वो नीर माने होता है पानी, क्षीर माने होता है दूध। पानी और दूध को क्या कर देता है, वो अलग कर देता है, और यही गुण जो है इस श्लोक में बताया गया है। तो हंस के नीर क्षीर विवेक के गुण को एक प्रकार से यहाँ पर वर्णित किया गया है इस श्लोक में कि नीर क्षीर विवेके हंसालस्यम त्वमेव तनुषे चेत। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और आपको मैं बता दूं कि हंस के पास जो है ये गुण होता है, चूँकि उसके टोंट में वैज्ञानिक कारण ये है कि उनकी टोंट में अम्ल पाया जाता है। तो जो उनकी लार होती है वहाँ से जो है, जैसे कि वो टोंट लगाते हैं किसी दूध में, तो क्या होता है, वो दूध फट जाता है। तो जो फटा हुआ दूध होता है, जो थक्का बन जाता है, वो दूध होता है, और पानी जो होता है वो अलग हो जाता है उससे। इसीलिए कहा गया कि नीर क्षीर विवरण समय बक उघरत तहि काल। मतलब बगुला और हंस में यही अंतर होता है कि हंस जो होता है वो एक प्रकार से, और बगुले का, अगर बगुला जो है हंस की खाल पहन करके आ जाए तो उसमें आप अंतर नहीं कर पाएंगे। बस अंतर तब होगा जब क्या होगा, अंतर तभी आप उसको बता पाएंगे जब दूध और पानी अलग करने की बात आएगी। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो दूध फट जाता है, और इसी कारण से एक प्रकार से ये विवेक होता है, ये गुण होता है हंस के अंदर, एक क्वालिटी होती है। 5वां प्रश्न आप देखेंगे, हंस को क्या ना करने का निर्देश दिया गया है कि भाई हंस को क्या नहीं करना चाहिए, क्रोध, मोह, अभियान या आलस्य। तो हंस को आलस्य नहीं करना चाहिए, ये ज्ञान दिया गया है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये इस श्लोक से 5 प्रश्न यहाँ से बने। आगे देखते हैं अगले प्रश्न। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, देखेंगे। यही प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले संस्कृत काव्यशास्त्र से। ठीक है, काव्यशास्त्र और संस्कृत लेखन कौशल से बीए 4th सेमेस्टर में अगर आप हैं 4th सेमेस्टर में, तो आपको यही प्रश्न देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न क्या आ चुका है, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखेंगे। प्रश्न है कि भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ। बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा की दृष्टि से सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। तो भाई भारत का जो पहला समाचार पत्र है उसका जो प्रकाशन हुआ है वो हुआ है 1780 के आसपास। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, भारत का पहला समाचार पत्र है बंगाल गजट, बंगाल बजट, या बंगाल गजट, या बंगाल पत्रिका,
या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो 1780 में प्रकाशन हुआ जिस समाचार पत्र का, वो समाचार पत्र कौन सा है भैया? वो है बंगाल गजट 1780 में। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा प्रश्न ये अगर पूछा जाए कि हिंदी का पहला पत्र कब प्रकाशित हुआ, वो भारत का था, भारत का पहला समाचार पत्र। अब वो किस भाषा में है वो अलग बात है, अब यहाँ पर पर्टिकुलर भाषा की बात कर रहा है। तो हिंदी भाषा का जो पहला समाचार पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ? तो वो प्रकाशित हुआ भैया 1826 में, और उसका क्या नाम है? उसका नाम है उदंत मार्तंड। तो हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, प्रश्न ये पूछा गया, तो आप क्या लगाओगे? उदंत मार्तंड। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1826 में हिंदी का पहला समाचार मतलब पहला जो है पत्र प्रकाशित हुआ उदंत मार्तंड। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले हैं, उदंत मार्तंड वगैरह है सब। ठीक है, प्रश्न हिंदी का पहला समाचार पत्र है, हिंदी का सबसे मतलब पहला समाचार पत्र। इससे पहले केवल पत्र की बात की गई है, हिंदी के पहले पत्र की बात की गई उदंत मार्तंड, लेकिन आपसे पूछा रहा समाचार पत्र। तो समाचार पत्र की अगर बात करें तो आप लगाएंगे सुधा वर्षण। सबसे पहला हिंदी का जो समाचार पत्र है वो है सुधा वर्षण। सबसे पहला जो हिंदी का पत्र है वो है उदंत मार्तंड। ठीक है, और भारत का पहला समाचार पत्र जो है वो है बंगाल गजट। यहाँ पर 3 प्रश्न आपको ध्यान देने योग्य बात है। पहला प्रश्न ये कि भाई भारत का पहला समाचार पत्र कौन सा है, तो आप लगाएंगे बंगाल गजट। क्या लगाएंगे भैया? बंगाल गजट। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। बंगाल गजट, यहाँ पर बंगाल गजट। दूसरा प्रश्न क्या है? दूसरा प्रश्न है कि हिंदी का पहला पत्र कौन सा है, तो हिंदी भाषा का जो पहला पत्र है वो है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड। ठीक है, क्या? उदंत मार्तंड। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, उदंत मार्तंड जो है 1826 में प्रकाशित हुआ। तो आपसे पूछे हिंदी का पहला पत्र कब प्रकाशित हुआ, तो आप बताएंगे 1826 में उदंत मार्तंड शीर्षक से। ठीक है, पहला भारत का समाचार पत्र जो है, पहला भारत का मतलब कि भारत का पहला समाचार पत्र कब प्रकाशित हुआ? 1780 में बंगाल गजट। ठीक है, और तीसरा प्रश्न यहाँ से ये बनता है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र। अच्छा, ये केवल पत्र है, लेकिन बात की जाती है समाचार पत्र की, तो हिंदी का पहला समाचार पत्र है सुधा वर्षण। क्या नाम है उसका भाई? सुधा वर्षण। ठीक है, सुधा वर्षण जो है पहला समाचार पत्र है। तो ये देखिए हिंदी का पहला समाचार पत्र सुधा वर्षण, ऑप्शन नंबर ए में दिया है। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम पत्र कब प्रकाशित हुआ? विशुद्ध संस्कृत मतलब एकदम से शुद्ध संस्कृत भाषा का जो पहला पत्र है वो कब प्रकाशित हुआ? 1866 ईस्वी में प्रकाशित हुआ विशुद्ध संस्कृत का प्रथम समाचार पत्र। और ये कहाँ से प्रकाशित हुआ था भैया? ये प्रकाशित हुआ था बनारस से। कहाँ से? काशी से, बनारस से। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यही आपसे पूछा गया कि विशुद्ध संस्कृत भाषा का प्रथम पत्र जो था वो कहाँ से प्रकाशित हुआ था, तो आप बताएंगे कहाँ से प्रकाशित हुआ था? बनारस से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है विद्योदय पत्र का प्रकाशन शुरू हुआ कहाँ से? विद्योदय पत्र जो है ये कहाँ से प्रकाशन इसका शुरू हुआ? तो इसका प्रकाशन शुरू हुआ लाहौर से। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, संस्कृत भाषा के प्रथम दैनिक पत्र था जयंती, उसका प्रकाशन है जयंती। अच्छा, दैनिक पत्र और मासिक पत्र, ठीक है, और एक प्रकार साप्ताहिक पत्र, ये 3 प्रकार के पत्र आप देख सकते हैं। जैसे दैनिक पत्र की अगर बात की जाए, जो दैनिक पत्र होता है डेली का डेली आता है। ठीक है, दैनिक माने डेली का डेली पत्र आता है। एक होता है साप्ताहिक, यानी एक सप्ताह के बाद आता है। ठीक है, तो एक सप्ताह के बाद आता है तो वो होता है साप्ताहिक पत्र। इसके बाद में एक होता है मासिक पत्र। ठीक है, मासिक पत्र की अगर बात की तो महीने पर आता है, तो इस प्रकार से। और एक होता है वार्षिक पत्र भी आप मान सकते हो, एक वर्ष पर आता है, लेकिन वर्ष पर नहीं आता है, वर्षिकांक वगैरह कभी कभी आते हैं, तो वो अलग बात है। तो पत्रों की बात की जाए दैनिक, मासिक और साप्ताहिक, तो संस्कृत भाषा का जो प्रथम दैनिक पत्र है उसका नाम क्या है? जयंती। तो ये भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है कि संस्कृत भाषा के प्रथम दैनिक पत्र का नाम बताएं, तो आप बताएंगे जयंती। ठीक है, प्रश्न क्या पूछा गया है कि संस्कृत भाषा का जो प्रथम दैनिक पत्र है जयंती, उसका प्रकाशन कब हुआ? तो उसका प्रकाशन हुआ 1907 में। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संस्कृत का पत्र है स्वरमंगला, दिव्य ज्योति या फिर गांडीवम। तो संस्कृत का ये तीनों जो हैं, दिव्य ज्योति की चाहे बात की जाए, चाहे गांडीवम की बात की करें, चाहे स्वरमंगला की, ये सब संस्कृत के ही पत्र हैं। ऑप्शन नंबर डी लगा दीजिएगा। ऑप्शन नंबर डी यानी उपरोक्त सभी पत्र संस्कृत भाषा के ही हैं। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, सभी लोग देखने का प्रयास करेंगे। एक बार सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। देखिए भाई, प्रश्न क्या है आपका?
प्रश्न है पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है। बढ़िया प्रश्न है। प्रश्न क्या है भैया, पत्र लेखन कितने प्रकार का होता है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। तो पत्र लेखन जो होता है मुख्य रूप से वो 2 प्रकार का होता है। पत्र लेखन 2 प्रकार का, एक होता है औपचारिक पत्र, ठीक है, और एक होता है अनौपचारिक पत्र। कैसा पत्र भैया, अनौपचारिक पत्र, ठीक है, अनौपचारिक पत्र और औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र जैसे सरकारी पत्र, कार्यालयी पत्र जो होते हैं वो औपचारिकता से रिलेटेड होते हैं, यानी औपचारिक पत्र होते हैं। अनौपचारिक पत्र जैसे किसी मित्र को आप पत्र लिख करके भेजें, या सगे संबंधी को, या विवाह शादी का कार्ड, मृत्यु शोक पत्र जो होता है वो, तो ये सब जो होते हैं ये अनौपचारिक पत्र होते हैं। लेकिन औपचारिक पत्र जो होते हैं कार्यालय विशेष में, या जो एक प्रकार से ऑफिशियल लेटर होते हैं उनको कहते हैं सरकारी या कार्यालयी पत्र, ठीक है। तो पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अनौपचारिक पत्र का प्रकार है व्यक्तिगत या सार्वजनिक। तो जो अनौपचारिक पत्र होते हैं वो व्यक्तिगत तौर पर होते हैं। कैसे होते हैं, व्यक्तिगत पत्र होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, प्रश्न है पत्र लेखन का प्रकार है, पत्र लेखन का प्रकार है बताएं। अनौपचारिक और औपचारिक, ये दोनों प्रकार के पत्र होते हैं। पहला औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, यानी दोनों पत्र के ही प्रकार है, पत्र लेखन के ही। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ और बा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, औपचारिक पत्र का प्रकार है आवेदन पत्र, व्यावसायिक पत्र, या संपादक के नाम, अनुरोध, शिकायत या प्रतिक्रिया के पत्र। तो देखिए औपचारिक पत्र के प्रकार, ये कई प्रकार होते हैं औपचारिक पत्र के। ऑप्शन नंबर इसका डी लगा सकते हैं आप, ठीक है, डी ऑप्शन उपयुक्त सभी, ठीक है। तो इस प्रकार से ये प्रश्न आपसे यहाँ से बन रहे थे। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न है, प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। औपचारिक पत्र का प्रकार है, औपचारिक पत्र का प्रकार इनमें से कौन सा है भाई, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। विविध संस्था अध्यक्षों को संबोधित पत्र, बिल्कुल ये पत्र भी औपचारिक पत्र ही होता है। सामान की खरीद के पत्र, ये भी एक प्रकार से औपचारिक पत्र होता है, चूँकि इसमें पूरा का पूरा विवरण लिखा होता है क्रमबद्ध तरीके से। और तीसरा सरकारी पत्र, तो ये भी औपचारिक पत्र का ही प्रकार है, उदाहरण है। तो ऑप्शन नंबर आप डी लगाएंगे, उपर्युक्त सभी पत्र जो हैं औपचारिक पत्र के ही प्रकार हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आ चुका है, सही ढंग से पत्र लिख पाना क्या है, कला है या विज्ञान है। तो सही ढंग से पत्र लिख पाना ये एक कला है, क्या है, एक आर्ट है, कला है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अनौपचारिक पत्रों में होती है, अनौपचारिक पत्रों में क्या होती है भैया, अनौपचारिक पत्रों में सरलता होती है, विविधता होती है। तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं उनमें विविधता होती है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, विविधता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखिएगा, संस्कृत भाषा में लिखे गए बहुत से पत्र होते हैं, पद्यमय, नाटकमय या छंदमय। तो संस्कृत भाषा में जो पत्र लिखे जाते हैं वो पद्यमय होते हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपसे बन सकता है एग्जाम में कि पद्यों में रचना हेतु पत्र लेखन में किस छंद का प्रयोग अधिक होता है। मतलब जब आप पद्य में कोई रचना कर रहे हैं, पत्र लेखन कर रहे हैं, तो उसमें किस छंद का प्रयोग सबसे अधिक बार होता है। तो अनुष्टुप छंद ज़्यादा प्रयोग में आता है, अनुष्टुप छंद पद्य में। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर होगा। इसीलिए अधिकतर जो महाकाव्य वगैरह संस्कृत में आपको मिलते हैं अनुष्टुप छंद में ही लिखे गए हैं। अगला प्रश्न है, अभिवादन में शब्द है, अभिवादन में शब्द है प्रणाम, नमो नमः या चिरंजीव। तो अभिवादन में प्रणाम, नमो नमः, चिरंजीव, ये कई शब्द हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखेंगे सभी लोग, ठीक है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को क्या कहते हैं, विधि कहते हैं, रीति कहते हैं या फिर अलंकार कहते हैं। तो अलंकरोति इति अलंकाराः, आपको पता होगा। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले जो तत्व होते हैं उनको क्या कहते हैं भैया, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को हम क्या कहते हैं, अलंकार कहते हैं। क्या कहते हैं, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्वों को अलंकार कहा जाता है। क्या कहा जाता है भैया, अलंकार कहा जाता है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म को अलंकार कहते हैं। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, अलंकार काव्य में या काव्य के शोभादायक तत्व हैं। अलंकार जो है काव्य के शोभादायक मतलब शोभा प्रदान करने वाले तत्व हैं अलंकार। काव्यत्वदायक नहीं है। यह किस विद्वान ने कहा, या किस विद्वान का कथन है, या किसने कहा कि अलंकार काव्य के शोभादायक तत्व हैं, काव्यत्वदायक नहीं है। तो ये कहा था आचार्य विश्वनाथ ने। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा आचार्य विश्वनाथ की एक रचना भी बड़ी फेमस है, उसका नाम क्या है? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, साहित्य दर्पण इज राइट आंसर। अगला प्रश्न आप देखिएगा, जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाकर काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे क्या कहलाते हैं? अर्थालंकार, स्वर्णालंकार, शब्दालंकार या उभयालंकार? तो जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ाते हैं, तो जो शब्दों को सौंदर्य को बढ़ाएंगे उसको क्या बोलेंगे? शब्दालंकार। जो अर्थों के सौंदर्य को बढ़ाएंगे उनको बोलेंगे अर्थालंकार। ठीक है, तो प्रश्न यहाँ पर दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार और एक अर्थालंकार। तो प्रश्न आपसे कह रहा है कि जो शब्दों के सौंदर्य को बढ़ा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वो कहलाते हैं भैया कौन? शब्दालंकार कहलाते हैं। अगला प्रश्न आपसे बना कि जो अर्थों के सौंदर्य को बढ़ा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे कौन से अलंकार कहलाते हैं? तो जो अर्थों के सौंदर्य को बढ़ा करके काव्य की शोभा बढ़ाते हैं वे कहलाते हैं अर्थालंकार। दो ही प्रकार के अलंकार होते हैं, एक शब्दालंकार एक अर्थालंकार। कुछ विद्वान जो है उभयालंकार भी बताते हैं। ठीक है, लेकिन दो ही प्रकार से मुख्य रूप से विद्वानों ने स्वीकार किया है। हालांकि और विद्वानों ने, कुछ विद्वानों ने इसको उभयालंकार भी एक प्रकार से एक अलंकार के रूप में बताया है। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है, आचार्य रुय्यक के अनुसार अलंकारों की संख्या कितनी है? तो आचार्य रुय्यक महोदय अलंकारों की संख्या बताते हैं 67 कि 67 अलंकार है। किसने? आचार्य रुय्यक। रुय्यक 67, रुय्यक 67, ऐसे ध्यान रख लीजिएगा। रुय्यक ने अलंकारों की संख्या कितनी बताई भैया? 67। रुय्यक 67, रुय्यक 67, रुय्यक 67। यानी आप रुई खरीदने गए और 1 किलो रुई कितने की आपको मिली? 67 रुपये की मिली। ऐसे आप ध्यान रखिएगा कि रुय्यक ने अलंकारों की संख्या 67 बताई है। अगला प्रश्न, आचार्य दंडी ने अलंकार कितने माने भैया? तो दंडी ने कितने माने? दंडी 35, यानी 35 दंड की बात यहाँ पर आप याद रखिए कि भाई 35 दंड। मैंने कोई अपराध किया, आपने जो भी अपराध, जघन्य अपराध कोई अगर किया है या कोई भी अपराध आपने सबसे ज़्यादा मतलब एक प्रकार से कठिन अपराध या सबसे ज़्यादा जो अपराध आपको नहीं करना चाहिए था आपने किया है, तो उसको आप ध्यान रख लीजिए और इसे ध्यान रखिए कि मैंने वह अपराध किया था तो हमको 35 दंड मिला था। ठीक है, या 35 रुपये का जुर्माना लगा था। तो आचार्य दंडी ने कितने अलंकार बताए? दंडी यानी दंड मिला 35। ठीक है, 35 रुपये का दंड या 35 कोड़े का दंड या 35 सपाट मारने का दंड, यानी जिसको बताए डिप मारने का। तो इस प्रकार से ध्यान रख लीजिएगा, जो भी आप ध्यान रखिए। तो 35 अलंकार, 35 किसने माना? आचार्य दंडी ने 35 अलंकार स्वीकार किए हैं। अगला प्रश्न है, आचार्य मम्मट ने कितने अर्थालंकारों को स्वीकार किया है? यानी अर्थालंकारों की बात यहाँ पर हो रही है। तो आचार्य मम्मट ने बताया कि भाई लगभग 61 प्रकार के अर्थालंकार होते हैं, इन्होंने स्वीकार किया। 61 प्रकार के अर्थालंकार होते हैं। ये किसने? आचार्य मम्मट। मम्मट 61। ठीक है, 3 माह है आपका। अगर देखिए माँ, तो ऐसे ध्यान रखिएगा भाई 61। ठीक है, 61 माह, 61 2061 में क्या होगा? पृथ्वी पर जल हो जाएगा, ऐसे ध्यान रख लीजिए। तो 61 में मम्मट मतलब एक प्रकार से ऐसे ध्यान रख लीजिए। कुछ भी आप बना करके याद कर लीजिएगा, ये सब प्रश्न इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में आते हैं। अगला प्रश्न आप देखिएगा, शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत, यह लक्षण है किसका? शब्द साम्यम वैषम्ये अपि स्वरस्यत, यह लक्षण किसका है? ये अनुप्रास अलंकार का लक्षण है। ऑप्शन नंबर इसका डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप लोग देखने का प्रयास करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके परीक्षा की दृष्टि से, आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से आपके स्क्रीन पर आ चुके हैं। आप सभी लोग वीडियो को शेयर करते हुए और लाइक कर दीजिएगा। इसी प्रकार से और भी वीडियोज़ आपको मिलती रहेंगी। प्रश्न क्या है? प्रश्न है कि छंदोमंजरी के रचयिता का क्या नाम है? छंदोमंजरी के रचयिता का क्या नाम है भैया? पिंगल, क्षेमेंद्र या गंगादास या फिर केदार भट्ट? तो छंदोमंजरी के रचयिता जो हैं उनका नाम है गंगादास। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, छंदोमंजरी विभक्त है, अंकों में विभक्त है या सर्गों में या स्तबकों में या कांडों में? तो छंदोमंजरी जो है वह स्तबकों में बटी है। अब स्तबक एक प्रकार से कांड या पार्ट टाइप के होते हैं, जैसे कि रामायण जो है वो कांडों में बटा गया है। ठीक है, कामायनी सर्गों में बटी हुई है। ठीक है, और नाटक जो होते बहुत सारे अंकों में बटे हुए होते, तो इसी प्रकार से छंदोमंजरी जो है वो स्तबकों में बटी हुई है। अगला प्रश्न है, छंदोमंजरी में कुल कितने स्तबक हैं? तो छंदोमंजरी में कितने स्तबक है भैया? छंदोमंजरी में कुल 6 स्तबक हैं। ये सब ध्यान रखिएगा, प्रश्न इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। अगला प्रश्न आप देखिएगा, प्रश्न है वृत्त के भेद हैं, बताएं। वृत्त के भेद हैं 3 भेद, 4 भेद, 5 भेद या 2 भेद? तो वृत्त के भेद हैं, कितने भेद है भैया? वृत्त के 3 भेद हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रख लीजिएगा।
अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छंद के 4 अर्थों में कौन सा नहीं है, बताएं। पद, वेद, पवित्रता, स्वच्छंदता। तो छंद के कई अर्थ होते हैं और उनमें एक शामिल नहीं है। देखिए, छंद, पद, वेद और स्वच्छंदता ये सब छंद के अर्थ हैं। पवित्रता छंद का मतलब नहीं होता। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, जिस शास्त्र में, प्रश्न क्या है, जिस शास्त्र में छंद रचना के नियमों, छंदों के नाम, लक्षण, भेद आदि का सम्यक विवेचन किया जाता है उसे क्या कहते हैं। नाट्य शास्त्र, काव्य शास्त्र, छंद शास्त्र या भाषा शास्त्र। तो जिस रचना में छंद रचना के नियमों का, छंदों के नाम का, छंदों के लक्षण का, छंदों के भेद का, इन सभी का सम्यक विवेचन किया जाता है, उस रचना को हम कहते हैं या उस शास्त्र को हम कहते हैं छंद शास्त्र। ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 6 वेदांगों में परिगणित किया जाता है साम वेद को, नाट्य वेद को, धनुर्वेद को या छंद को। तो 6 वेदांगों में, क्योंकि अच्छा वेदांगों की संख्या कितनी, आपसे ये भी प्रश्न पूछ सकता है। तो वेदांगों की संख्या 6 है, वेदों की संख्या 4 है, और इन्हीं वेदों को पढ़ने के लिए कौन सी, किसकी रचना हुई, वेदांगों की रचना हुई, वेद के अंग की रचना हुई है। तो वेदांगों को पढ़ करके आप वेदों को अच्छे तरीके से समझ पाते हैं। तो वही प्रश्न पूछा गया कि छंद मतलब 6 वेदांगों में परिगणित किया जाता है, किसको गिना जाता है, 6 वेदांगों के अंतर्गत किसको गिना जाता है। तो छंद को भी एक प्रकार से वेदांग के रूप में गिना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, वेद का पाद कहा गया है। वेद का पाद किसे कहा गया है, व्याकरण को, छंद को, कल्प को या शिक्षा को। तो वेद का पाद कहा गया है छंद को। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन साहब देखिएगा, छंद शास्त्र के ज्ञान के बिना मनुष्य कैसा हो जाता है। कवि सादृश्य हो जाता है, या पंगुवत हो जाता है, या बधिरवत हो जाता है, या फिर कानावत हो जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छंद शास्त्र के बिना मनुष्य जो हो जाता है वो पंगुवत हो जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ रहे हैं। अगला प्रश्न है, छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में गिना जाता है दामोदर मिश्रा जी को, कालिदास को, नारायण पंडित जी को या फिर पिंगल मुनि को, बताएं। तो छंद शास्त्र के प्राचीन आचार्यों में गिना जाता है किसको भाई, पिंगल मुनि को। ऑप्शन नंबर दा करेक्ट आंसर हो जाएगा। पिंगल जो है वो छंद शास्त्र के बहुत पुराने विद्वान हैं, ये बात भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है, ये बात ध्यान रखिए। कई प्रकार के छंद जैसे इंद्र प्रजा, बसंत तिलका, भुजंग प्रज्ञात, ये सब छंद जो हैं उपजाति छंद, उपेंद्र प्रजा छंद, ठीक है, द्रुत विलंबित छंद हो गया, ठीक है, वंशस्थ छंद हो गया, ये सब छंद जो हैं संस्कृत के माने जाने छंद हैं। आर्य छंद हो गया, ठीक है, ये सब संस्कृत के माने जाने छंद हैं। अनुष्टुप छंद तो सबसे इम्पोर्टेंट छंद होता है, ठीक है। पंचम लघु सर्वर्थ सप्तमम द्विचतुर्थयो गुरु षष्टम चा पादानाम शेष शिष्य नियमो मतः, ठीक है, ये सब एक प्रकार से इसके लक्षण हैं। कई चीज़ें आप देख पाएंगे, ठीक है, मगड़, नगड़, भगड़, यगड़, ये सब आपको पता होगा, छंद के नियम वगैरह तमाम सारे होते हैं, जगड़, रगड़, सगड़, तगड़, ठीक है। तो ये सब आपको मैं एक दिन समझा दूंगा। हालांकि अब इम्पोर्टेंट प्रश्नों की अगर बात की जाए ऑब्जेक्टिव में, तो ऐसे प्रश्नों को ध्यान रख लीजिएगा, तो उसमें आपके समझ में आ जाएगा, यही सब पूछे जाने हैं जो प्रश्न यहाँ पर मैं बता रहा हूँ। अगला प्रश्न क्या है, प्रश्न है, साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में, साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में, प्रश्न क्या पूछा जा रहा है, साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया गया है। साहित्य दर्पण के किस परिच्छेद में काव्य प्रयोजन का उल्लेख किया गया, तृतीय, द्वितीय, प्रथम या अष्टम। तो साहित्य दर्पण के प्रथम परिच्छेद में काव्य प्रयोजन के बारे में बताएगा कि भाई काव्य का प्रयोजन क्या होता है। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा। साहित्य दर्पण किसकी रचना है, सबसे पहले जानिए, साहित्य दर्पण जो है वो आचार्य विश्वनाथ की रचना है, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, मंगलाचरण कितने प्रकार का होता है। मंगलाचरण जो होता है कितने प्रकार का होता है भैया, मंगलाचरण जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का मंगलाचरण होता है भैया, 3 प्रकार का। ऑप्शन नंबर इसका बा करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3 प्रकार का मंगलाचरण आपका होता है। अगला क्वेश्चन आप देखिए, मंगलाचरण का मतलब होता है, जैसे कि आप देखते हैं जैसे रामायण की शुरुआत, रामचरितमानस में मंगलाचरण लिखा गया है, तो आप पढ़ते हैं जब रामचरितमानस को, तो सबसे पहले हर एक कांड से पहले या हर एक परिच्छेद, जैसे साहित्य दर्पण में या अन्य किसी रचना में आप देखते हैं मंगलाचरण में पहले शुरुआत में एक प्रकार से मंगलाचरण होता है जिसमें भगवान वगैरह का ध्यान किया जाता है।
तो उसमें जैसे तुलसीदास जी ने क्या लिखा, वर्णानाम अर्थसंघानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यति सिद्धा स्वांता स्तमीश्वरम। तो इस प्रकार से इसे उन्होंने मंगलाचरण लिखा। ये बालकांड से पहले लिखा। इसके अंदर सुंदरकांड से पहले आप देखते हैं शांतम शाश्वत प्रमेमन घम निर्वाण शांति व्रतम ब्रह्मा शंभु फणीन्द्र से विमनसम वेदांत वेदयम विभुम रामाख्यम जगदीश्वरम सुरगुरुम माया मनुष्यम हरिम वंदे हम करुणाकरम रघुवरम भूपाल चूड़ामणिम नान्य स्पृहा रघुपते हृदय अस्मदीये सत्यम बदामि चा भवान खिलांतरात्मा भक्तियम प्रेक्ष रघुपुंगवा निर्भराव में कामादिदोष रहितम कुरु मानसम चा अतुलित बलधामम हेम शैलाभदेहम धनुजबन किसानुम ज्ञानी नाम अग्रगण्यम सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम रघुपति प्रिय भक्तम वात यातम नमामि। तो ये जो है एक प्रकार से मंगलाचरण ही है। इसमें सभी देवी देवताओं का प्रणाम करके तब शुरू की जाती थी पहले रचना। संस्कृत में आप मंगलाचरण जरूर देखेंगे, तो वही है मंगलाचरण। ठीक है, अगला प्रश्न आप देखेंगे, विश्वनाथ ने, आचार्य विश्वनाथ ने काव्य लक्षण किसके मतलब किसे आधार बना करके किया है? अलंकार को, शब्द को, अर्थ को, या फिर रस और ध्वनि को? बताएं। तो विश्वनाथ ने काव्य लक्षण जो मतलब बताया है वो किसको आधार बना करके बताया भैया? रस और ध्वनि के आधार पर उन्होंने काव्य के लक्षण को बताया है। ऑप्शन नंबर इसका द करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साहित्य दर्पणकार ने काव्य के कितने भेद माने? अब साहित्य दर्पण कौन है भाई? साहित्य दर्पण एक रचना है, उसके कार माने साहित्य दर्पण की रचना करने वाले विद्वान यानी आचार्य विश्वनाथ की बात हो रही है। उन्होंने काव्य के कितने भेद माने हैं? 2 भेद, 3 भेद, 4 भेद या 5 भेद? तो साहित्य दर्पणकार यानी कि आचार्य विश्वनाथ ने काव्य के 2 भेद माने हैं। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन का संबंध किससे है? आचार्य विश्वनाथ से, आचार्य मम्मट से, आचार्य भामा से, या आचार्य कालिदास से? बताएं। तो आचार्य विश्वनाथ से ही रिलेटेड है। चतुर्वर्ग फल प्राप्ति ही काव्य प्रयोजन का संबंध आचार्य विश्वनाथ से ही है। ऑप्शन नंबर आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये सब प्रश्न आपसे बहुत पूछा जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब देखेंगे प्रश्न जो आपका है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान। अच्छा, साहित्य दर्पण किसकी रचना तो आपसे पूछे तो आप क्या बताओगे? आचार्य विश्वनाथ की है। साहित्य दर्पण का संबंध किससे है? तो अलंकार शास्त्र से है। ओके, आपसे पूछे कि साहित्य दर्पण निबद्ध है, किसमें बटा हुआ है साहित्य दर्पण? तो साहित्य दर्पण जो बचा है वो परिच्छेदों में बटा हुआ है। साहित्य दर्पण में कितने परिच्छेद हैं, भी प्रश्न आपसे पूछा जा सकता है। तो साहित्य दर्पण में 10 परिच्छेद हैं, आप ये बताएंगे। ठीक है। अच्छा, विश्वनाथ का काव्य लक्षण भी आपसे पूछ सकता है, तो आप बताओगे वाक्यम रसात्मकम काव्यम। वाक्यम रसात्मकम काव्यम ये विश्वनाथ का काव्य लक्षण है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अब प्रश्न आपका आ चुका है, आचार्य मतलब कि अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन हैं? भामा, मम्मट, दंडी या रुद्रट? तो अलंकार संप्रदाय की जब आप बात करते हैं, अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य की अगर आप बात करते हैं तो उसमें नाम किसका आता है? अलंकार संप्रदाय के प्रणेता देखिए, अलंकार संप्रदाय, रस संप्रदाय, रीति संप्रदाय, ध्वनि संप्रदाय, वक्रोक्ति संप्रदाय और औचित्य संप्रदाय, ये 6 प्रकार के संप्रदाय हैं। ठीक है, कितने प्रकार के भैया? जब आप काव्यशास्त्र पढ़ते हैं तो उसमें 6 संप्रदायों के बारे में आपको पढ़ना होता है। शुरुआत सबसे होती है किसी भाई? भरत मुनि से शुरुआत होती है। किससे? भरत मुनि से शुरुआत होती है और पंडित जगन्नाथ तक आप देखते हैं काव्यशास्त्र एक प्रकार से फूलता फलता है। लगभग 1500 वर्ष का समय है भरत मुनि से लेकर के आचार्य जगन्नाथ के बीच तक का। ठीक है, और इसी में एक प्रकार से तमाम प्रकार के विद्वान आते हैं और संस्कृत काव्य परंपरा में विभिन्न काव्य सिद्धांतों का प्रतिपादन होता है, खंडन मंडन होता है, और ये सिद्धांत कई विचारात्मक दृष्टियों से माध्यम से परिवर्तित और प्रतिपादित हुए हैं, जिन्हें भारतीय काव्यशास्त्र में संप्रदाय या परंपरा भी कहा गया है। और संप्रदाय की अगर बात की तो मुख्य रूप से 6 संप्रदाय आपको मिलेंगे, भारत मुनि से लेकर के आचार्य जगन्नाथ तक। ठीक है, पंडित जगन्नाथ तक, पंडित राज जगन्नाथ तक। तो 6 संप्रदाय में पहला संप्रदाय है आपका रस संप्रदाय। मैं आपको बता दूं, रस संप्रदाय, रस संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं भरत मुनि। दूसरा संप्रदाय है अलंकार संप्रदाय, उसके प्रणेता हैं आचार्य भामा। तीसरा संप्रदाय है रीति संप्रदाय, रीति संप्रदाय के आचार्य हैं वामन। ठीक है, प्रणेता आचार्य। चौथा संप्रदाय है आपका ध्वनि संप्रदाय, जहाँ पर बात की जाती है ध्वनि की, वहाँ पर आनंद की उत्पत्ति होती है, अर्थात आनंदवर्धन ने ध्वनि संप्रदाय का जो है उन्होंने प्रतिपादन किया। इसके अंदर 5वां संप्रदाय है वक्रोक्ति संप्रदाय। वक्रोक्ति संप्रदाय के आचार्य हैं कुंतक। ठीक है, प्रणेता। और छठा जो एक प्रकार से संप्रदाय है वो है औचित्य संप्रदाय। औचित्य संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं क्षेमेंद्र। ठीक है, तो इस प्रकार से ये 6 संप्रदाय हैं और 6 संप्रदायों के आचार्यों के नाम मैंने आपको बता दिए। अब प्रश्न क्या है? अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है?
तो यहाँ पर देखिए अलंकार संप्रदाय, अलंकार, भामा, भामा अलंकार, भामा अलंकार, ऐसे 4-5 बार बोलेंगे, आपको क्लियर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए। ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में हुबहू आने वाले, रट लीजिए, एकदम से रट लीजिए, ऐसे एकदम से प्रश्न आने वाले हैं, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। तो अलंकार संप्रदाय के प्रणेता आचार्य कौन है भैया? भामा। अब प्रश्न यहाँ पर मम्मट है, मम्मट किसके भाई आचार्य हैं? तो मम्मट जो है उनकी रचना का नाम आपसे पूछता है कि मम्मट की जो रचना है वो आपसे आपकी परीक्षा में पूछी आती है। तो मम्मट की रचना की अगर बात की तो मम्मट ने जो काव्य शास्त्र में योगदान दिया है उनकी रचना है मम्मट की। कौन सी रचना है? मम्मट ने लिखा है कौन सी रचना भैया? काव्य प्रकाश। ध्यान रखिएगा। तो आपसे पूछेगा कि काव्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन है, तो आप बताएंगे आचार्य मम्मट। काव्य प्रकाश ग्रंथ के लेखक है कौन? आचार्य मम्मट। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं और भी चीज़ों को जानने का प्रयास करते हैं। अच्छा, रुद्रट की बात की जाए, रुद्रट की कौन सी रचना फेमस है? रुद्रट भी फेमस आचार्य है। ठीक है, रुद्रट की अगर बात की जाए तो रुद्रट की रचना जो फेमस है वो है, एक रचना है रुद्रट की काव्य अलंकार। कौन सी रचना है भैया? काव्य अलंकार। और काव्य अलंकार दो लोगों ने लिखा है, मैं आपको अभी क्लियर कर दे रहा हूँ। काव्य अलंकार जो इनका है रुद्रट का, वो 16 भागों में बटा हुआ है। कितने अध्याय में है? 16 अध्याय में काव्य अलंकार बटा हुआ है। किसका? रुद्रट का। और एक काव्य अलंकार रचना लिखी है आचार्य भामा ने भी। ठीक है, भामा ने भी एक प्रकार से काव्य अलंकार ग्रंथ का रचना किया है। तो आचार्य भामा की अगर बात की तो इनका जो काव्य अलंकार है वो 6 भागों में बटा हुआ। कितने भागों में? या 6 भागों में या 6 अध्यायों में बटा हुआ है आचार्य भामा का काव्य अलंकार। ठीक है, तो जब कभी आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि काव्य अलंकार के लेखक कौन है, तो ऑप्शन में या तो भामा देगा या तो रुद्रट देगा। तो भामा देगा तो हमेशा भामा ही लगाना है आपको, या अगर 6 परिच्छेद ब्रैकेट में दे देता है या 6 अध्याय दे देता है तो आप भामा लगाओगे। ठीक है, अगर भामा और रुद्रट दोनों दे देता है तो आप अगर कोई परिच्छेद वगैरह की बात नहीं करा कि 6 परिच्छेद है 16 परिच्छेद, तो हमेशा और हमेशा आप लगाएंगे किसको? भामा को। ठीक है, क्योंकि भामा ने पहले लिखा है काव्य अलंकार, उसके बाद में दंडी मतलब रुद्रट ने लिखा है काव्य अलंकार। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा काव्य अलंकार सार संग्रह एक रचना है, काव्य अलंकार सार संग्रह, उसको लिखा उद्भट ने। और काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है जो कि 5 परिच्छेदों में बटी हुई है, आचार्य बामन ने उसको लिखा है, रीति संप्रदाय से रिलेटेड है। तो इस प्रकार से तमाम प्रकार की रचनाएं मैंने आपको बता दी। तो आचार्य भामा की रचना है काव्य अलंकार, रुद्रट की भी रचना काव्य अलंकार है। ठीक है, मम्मट की रचना कौन सी है? मैंने आपको बताया काव्य प्रकाश जो है वो आचार्य मम्मट की रचना है, काव्य प्रकाश। ठीक है, और अगले बच रहे हैं आपके दंडी। दंडी की रचना है काव्यादर्श। कौन सी रचना है? बहुत इंपॉर्टेंट है, काव्यादर्श एग्जाम में कई बार पूछी। काव्यादर्श ग्रंथ के लेखक कौन है? तो काव्यादर्श को लिखा है दंडी ने। अच्छा, पूछा गया था कि काव्यादर्श कितने भागों में बटा हुआ है, तो काव्यादर्श आपका 4 भागों में बटा हुआ है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो इस प्रकार से इस प्रश्न से लगभग और लगभग 6 से 7 प्रश्न मैंने आपको बताए जो कि बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अगला प्रश्न आचार्य भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कौन सा है? काव्यादर्श। तो काव्यादर्श रचना किसकी? दंडी की है। काव्य अलंकार रचना किसकी है? बिल्कुल आचार्य भामा की रचना है काव्य अलंकार। ठीक है, 6 परिच्छेदों में बटी हुई है या 6 भागों में। अगला है काव्य अलंकार सूत्र या काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, तो ये आचार्य बामन की रचना। किसकी है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति? आचार्य बामन की है। ठीक है, 5 परिच्छेदों में बटी हुई रचना है, ये बात ध्यान रखिएगा, अगर पूछा है तो बता सकते हैं। साहित्य दर्पण किसकी रचना है? आचार्य विश्वनाथ की रचना है, ये बात तो आप सभी लोग जान ही पा रहे होंगे। तो इसमें करेक्ट आंसर क्या है? भामाकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ काव्य अलंकार, ऑप्शन नंबर बा। अगला प्रश्न आप देखिएगा, रीति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। रीति संप्रदाय, रीति बामन कहाँ है इसमें? ऑप्शन नंबर सी में दिए बामन। अच्छा, बामन का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, आचार्य बामन का ग्रंथ है। रुद्रट का ग्रंथ कौन सा है? काव्य अलंकार, 16 अध्याय में बटा हुआ है। भामा की भी रचना है काव्य अलंकार जो कि 6 परिच्छेदों में बटा हुआ है। दंडी की रचना कौन सी है? काव्यादर्श, 4 परिच्छेदों में बटी है, 4 भागों में बटी हुई है, ये सब ध्यान रखिएगा। ठीक है, 4 भाग कहेंगे, परिच्छेद कहना उचित ना होगा। अगला प्रश्न आप देखेंगे, अगला प्रश्न आ चुका है आचार्य बामनकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ। तो देखिए काव्यादर्श रचना किसकी भाई? काव्यादर्श। तो काव्यादर्श किसकी रचना है? दंडी की रचना है। कितने भागों में बटी है? 4 भागों में बटी है। ठीक है, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? मैंने बताया था काव्य प्रकाश रचना किसकी है? मम्मट की है। बिल्कुल, काव्य प्रकाश किसकी रचना है? आचार्य मम्मट की रचना है। तो आज काव्य प्रकाश मम्मट की रचना हो गई। काव्य अलंकार किसकी रचना है? काव्य अलंकार या तो भामा की होगी और या फिर आपकी रचना रुद्रट की होगी। तो भामा या रुद्रट की रचना ये हो गई। ठीक है, हालांकि भामा ही लगाएंगे। ठीक है, भामा ही लगाएंगे, भामा।
ठीक है, या फिर रुद्रट भी हो सकते हैं, अगर भामा नहीं देते हैं आप तो रुद्रट आप लगा सकते हो। तो आचार्य बामनकृत काव्य शास्त्रीय ग्रंथ जो कौन सा बचा, काव्य अलंकार सूत्र, काव्य अलंकार सूत्र या काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति। और काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो रचना है 5 परिच्छेदों में बटी हुई है। आपसे पूछे किस में बटी हुई है या किससे निबद्ध है, तो काव्य अलंकार सूत्र वृत्ति जो है वो मतलब कि परिच्छेदों में निबद्ध है, ठीक है, मतलब परिच्छेदों में बटी हुई है, 5 परिच्छेदों में, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखेंगे, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य जो है कौन, देखिए कुंतक की अगर बात करें तो कुंतक जो है ये वक्रोक्ति संप्रदाय से ही रिलेटेड है। व्यास की अगर बात की है तो इन्होंने रचना करी है किसकी, भाई व्यास जी ने पुराणों की रचना करी है, वेद व्यास जी ने। आचार्य भामा की अगर बात की जाए तो भामा जो है वो अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड है, काव्य अलंकार इनकी रचना है। बामन की बात की है रीति संप्रदाय से रिलेटेड है और इनकी रचना है किसकी, मतलब इनकी बामन की रचना, बामन की कौन सी रचना है, बामन की काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति। ओके, आगे देखते हैं, ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य कौन है। देखिए हर्षवर्धन वो 7वीं शताब्दी के शासक है, राजा हैं, हिंदू राजा हैं, इनके भाई का नाम राजवर्धन था, बहन का नाम राजश्री था। और हिंदू शासन आप देखते हैं यहीं तक लगभग एक प्रकार से मुख्य रूप से रहा, विधिवत तरीके से जो कहा जाता है हर्षवर्धन, ठीक है। उत्तर भारत के एक प्रकार से बड़े शक्तिशाली शासक थे हर्षवर्धन, तो वो शासक हैं। आचार्य बामन, तो बामन के बारे में आप लोग जानते हैं, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति 5 परिच्छेदों में बटी हुई है और रीति संप्रदाय से रिलेटेड। रुद्रट की बात की जाए, रुद्रट जो है काव्य अलंकार रचना इनकी है, 16 अध्याय में बटी हुई है और खास करके ये अलंकार संप्रदाय से भी रिलेटेड है और भी चीज़ों का सपोर्ट करते हैं। आनंदवर्धन की अगर बात की जाए तो ध्वनि संप्रदाय, जहाँ पर ध्वनि की बात आए वहाँ पर आनंद की बात जरूर होती है। ऑप्शन नंबर इसका आ करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ध्वनि संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं आनंदवर्धन, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आप देखिएगा, औचित्य संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य। देखिए क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए, औचित्य क्षेमेंद्र, तो औचित्य जो है वो औचित्य संप्रदाय उसके प्रणेता आचार्य हैं क्षेमेंद्र, ठीक है। रुद्रट मैंने आपको बताया, रुद्रट की रचना कौन सी, काव्य अलंकार है, ठीक है। बामन की रचना कौन सी है, काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति है। दंडी की रचना कौन सी है, काव्य आदर्श है, ठीक है। तो ये सब रिलेटेड हो गए आपके, बामन रीति संप्रदाय से रिलेटेड है। तो औचित्य बाकी कोई एक प्रकार से किसी ने कोई संप्रदाय नहीं दिया, ना रुद्रट ने ना दंडी ने, ठीक है। किसने, केवल 6 आचार्यों ने, भरत मुनि, भामा, बामन, आनंदवर्धन, कुंतक और क्षेमेंद्र, इन्हीं 6 ने संप्रदाय का मतलब कि प्रणेता है, बाकी सभी लोगों ने सपोर्ट किया है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, पंडित राज जगन्नाथ कृत काव्य की परिभाषा है। पंडित राज जगन्नाथ जो हैं उन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी है, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पंडित राज जगन्नाथ की अगर बात की जा रही है यहाँ पर, पंडित राज जगन्नाथ, फटाफट से आप लोग बताने का प्रयास करेंगे। पंडित राज जगन्नाथ की अगर बात की जाए यहाँ पर तो उनके कई सारे ग्रंथ हैं, जैसे कि रस गंगाधर, जगदाभारण, चित्र मीमांसा खंडन, भामिनी विलास, ये सब रचना किसकी है, ये सब रचना जो है जगन्नाथ की है, ये बात ध्यान रखिएगा। तो प्रश्न यहाँ पर कह रहा पंडित राज जगन्नाथ कृत काव्य की परिभाषा है क्या है, तो उन्होंने काव्य की परिभाषा क्या दी है, शब्दार्थों सहितो काव्यम या वाक्यम रसात्मकम काव्यम। देखिए वाक्यम रसात्मकम काव्यम तो इनका है, क्या बोलते हैं, साहित्य दर्पण के रचनाकार का, यानी कि किसका है, आचार्य विश्वनाथ का, ठीक है। इन्होंने कहा था रमणी पार्थ प्रतिपादक, ऑप्शन नंबर इसका सा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये पंडित राज जगन्नाथ का एक प्रकार से वो है। तो इस प्रकार से आप लोगों ने बहुत सारी चीज़ों के बारे में जानने का प्रयास किया और बहुत सारे प्रश्नों को आपने समझने का भी प्रयास किया है, ठीक है। आनंदवर्धन मम्मट आप देखेंगे, अधिकतर इसे आनंदवर्धन जो थे वो कश्मीर के राजा अवंती वर्मा के सभा पंडित थे, ठीक है। उसी प्रकार से मम्मट की बात करें तो मम्मट भी कश्मीर के निवासी थे और मम्मट का जीवन काल 11वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आप देखते हैं। मम्मट की रचना काव्य प्रकाश है जिसमें 10 उल्लास हैं और काव्य शास्त्र में आचार्य मम्मट का योगदान जो है बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है, ये बात ध्यान रखिएगा। आचार्य कुंतक की बात की जाए तो कुंतक भी कश्मीर के निवासी थे, वक्रोक्ति संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं कुंतक, ठीक है। और कुंतक का समय जो है 10वीं शताब्दी है, 10वीं शताब्दी, ठीक है। एकादश शताब्दी का आरंभ भी एक प्रकार से इनका समय माना जाता है। वक्रोक्ति जीवितम आचार्य कुंतक का बड़ा फेमस ग्रंथ है, 4 उन्मेषों में बटा हुआ है। और कुंतक जो थे प्रतिभा संपन्न आचार्य थे, वक्रोक्ति को काव्य का जीवित स्वरूप माना इन्होंने और सबसे पहले अलंकारों की वर्तमान संख्या को स्थिर करने का मार्ग जो दिखाया वो आचार्य कुंतक ने दिखाया। स्वभावोक्ति अलंकार के संबंध में इनकी धारणा सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है और साहसपूर्ण मानी जाती है आचार्य कुंतक की, ठीक है। इसी प्रकार से
क्षेमेंद्र की अगर बात करें तो क्षेमेंद्र भी जो हैं वो कश्मीर के ही निवासी थे। 11वीं शताब्दी का उत्तरार्ध काल जो रहा है वो क्षेमेंद्र का काल रहा है। अवचित संप्रदाय के प्रणेता आचार्य हैं, ठीक है। और क्षेमेंद्र के शिष्य जो थे, शिष्य गुरु अभिनवगुप्त थे। और अभिनवगुप्त की अगर मतलब क्षेमेंद्र की अगर बात की जाए तो 3 ग्रंथ हैं, औचित्य, विचार, चर्चा, सुत मतलब कि सुब्रत तिलक और कवि कंठाभरण, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आचार्य विश्वनाथ की अगर बात करें तो विश्वनाथ जो है ये उड़ीसा के निवासी थे और इनका समय 14वीं शताब्दी का उत्तरार्ध रहा है, मतलब लगभग 1350 के बाद के समय इनका रहा है। और आचार्य विश्वनाथ की जो रचना है खास करके साहित्य दर्पण, वो 10 परिच्छेदों में लगभग बटी हुई है। ये बात भी आप ध्यान रखिएगा। ओके, कितने परिच्छेदों में भैया? साहित्य दर्पण जो रचना है कितने परिच्छेदों में है? बिल्कुल 10 परिच्छेदों में बटी हुई है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और आपको पता होगा विश्वनाथ ने मम्मट, आनंदवर्धन, कुंतक, भोजराज इन सभी के काव्य लक्षणों का खंडन प्रस्तुत करने के बाद में रस को काव्य की आत्मा शोभित किया। तो आपसे प्रश्न पूछता है कि रस को काव्य की आत्मा मानने वाले विद्वान कौन से? तो आप बताएंगे आचार्य विश्वनाथ। इसी प्रकार से आचार्य जगन्नाथ की अगर बात की जाए या पंडित राज जगन्नाथ की, तो उनका समय 17वीं शताब्दी का मध्यकाल रहा, लगभग 1650 के आसपास का समय जो रहा है इनका काल रहा है। और इनका यौवन काल जो बीता दिल्ली के प्रसिद्ध शासक शाहजहाँ के दरबार में बीता था। शाहजहाँ ने इनको पंडित राज की उपाधि दी थी। तो आपसे भी पूछता है कि पंडित राज की उपाधि जगन्नाथ को किसने दी थी? तो आप बताएंगे बादशाह जो थे शाहजहाँ, उन्होंने दी थी। ये सब प्रश्न आपसे पूछा हुआ है, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। और इनकी रचना जो फेमस है वो फेमस रचना है रस गंगाधर, ठीक है। रस गंगाधर इनकी बड़ी फेमस रचना है जो कि अपूर्ण रचना है। और जगन्नाथ का काव्य लक्षण अधिकांशता परिपूर्ण और सुबोध है। और इन्होंने काव्य के 4 भेद माने। तो आपसे पूछता है जगन्नाथ ने काव्य के कितने भेद माने? तो आप बताएंगे 4 भेद माने हैं। तो इस प्रकार से कुछ विद्वानों के बारे में हम लोगों ने आपको बताया। इसके पहले आचार्य भामा की अगर बात करें तो भामा के बारे में नहीं बताया। भामा जो थे ये आचार्य बलदेव उपाध्याय ने भामा के बारे में बताया कि भामा का समय 6वीं शताब्दी का पूर्वार्ध काल रहा है। 6वीं शताब्दी मतलब कि 500 के आसपास का, मतलब 500 से लेकर के 600 के बीच का जो समय रहा है वो आचार्य भामा का समय रहा है। और कश्मीर के ही निवासी थे। इनके पिता का नाम जो है कौन था भाई? इनके पिता का नाम था जो है राकृत गोविंद इनके पिताजी का नाम था। और सबसे पहले अच्छा, चैप्टर नंबर 1 में हमने भामा, दंडी, वामन इन सभी के बारे में विस्तार से बताया है, ठीक है। आप सभी को पता नहीं है तो आप ज़रूर एक बार उसको वीडियो को देखेंगे, लेकिन मैंने सोचा कि इसमें भी आपका रिवीजन करवा दिया जाए, ठीक है। तो भामा ये है इस प्रकार से। भामा की रचना काव्य अलंकार 6 परिच्छेदों में बटी हुई रचना है काव्य अलंकार। आपसे पूछता है काव्य अलंकार भामाकृत कितने श्लोकों में बटी हुई? तो 400 श्लोक हैं, ठीक है। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो ये सब प्रश्न आपकी परीक्षा में हो सकता है पूछे जाएँ, तो इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए, ठीक है। और भामा अलंकारवाद के समर्थक थे। वक्रोक्ति को सब अलंकारों का मूल मानते हैं भामा, ठीक है। ये सब प्रश्न आपसे पूछता। साहित्यो शब्दार्थो काव्यम भामा का एक प्रकार से वाक्य है, ठीक है। शब्द और अर्थ दोनों का काव्य में होना ये स्वीकार करते हैं आचार्य भामा। शब्दार्थों सहितो काव्यम किसका लक्षण है आपसे पूछेगा तो आप बताएंगे आचार्य भामा का। और भरत मुनि के द्वारा जो 10 गुणों को बताया गया था उस 10 गुणों के स्थान पर मात्र 3 गुणों के बारे में बताया आचार्य भामा ने, माधुर्य गुण, ओज गुण और प्रसाद गुण, ठीक है। वक्रोक्ति को सभी अलंकारों का प्राण मानते हैं आचार्य भामा। 10 प्रकार के काव्य दोषों के बारे में बताते हैं आचार्य भामा। रीति को नहीं मानते हैं काव्य का गुण, मतलब कि रीति को काव्य का गुण ये नहीं स्वीकार करते। तो इस प्रकार से ये आचार्य भामा है। दंडी की बात की, दंडी का समय जो दंडी का समय रहा 7वीं शताब्दी यानी कि लगभग 600 से लेकर के 700 ईस्वी का जो समय काल रहा है वो दंडी का समय काल रहा है। दक्षिण भारत के निवासी थे ये दंडी। और दंडी पल्लव नरेश थे, मतलब पल्लव नरेश थे एक सिंह विष्णु, उन्हीं के एक प्रकार से सभा पंडित थे दंडी। अलंकार संप्रदाय से रिलेटेड हैं। और 3 ग्रंथ दंडी के बड़े फेमस हैं, एक तो काव्यादर्श, एक 10 कुमार चरित्र और एक रचना है अवंती सुंदरी कथा, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। जो इनका पहला ग्रंथ है यानी कि जो काव्यादर्श है वो काव्य शास्त्र का विषय, मतलब काव्य शास्त्र से रिलेटेड है। बाकी 2 जो ग्रंथ हैं इनके वो गद्य काव्य हैं। काव्यादर्श जो रचना है वो 3 भागों में या 3 परिच्छेदों में बटी हुई है और 660 श्लोक के आसपास उसमें आपको मिलेंगे, ठीक है, श्लोकों की संख्या। तो इस प्रकार से दंडी हो गए। आचार्य बामन की अगर बात करें तो बामन जो है कश्मीरी राजा थे उस समय, जयापीड़ उनके सभा पंडित थे। और 800 ईस्वी के आसपास का समय रहा आचार्य बामन का। इनका प्रसिद्ध ग्रंथ है काव्य अलंकार सूत्रवृत्ति, ठीक है। ये सब ध्यान रखिएगा। इसके अलावा अच्छा, रीति को काव्य की आत्मा स्वीकार करते हैं बामन। ये कहते हैं कि रीतिरात्मा काव्यस्य, तो ये लक्षण है, ठीक है। और इसके अलावा
गुण और अलंकार का परस्पर विभेद करते हैं और गुण को अलंकार की अपेक्षा अधिक महत्व देते हैं। गुण को आचार्य वामन, इसके अलावा वैदर्भी, गौड़ी और पांचाली तीनों रीतियों की कल्पना करते हैं आचार्य वामन। इसके अलावा वक्रोक्ति को सादृश्य मूलक लक्षणा मानते हैं। समस्त अर्थालंकारों को उपमा का प्रपंच मानते हैं ये। इसके बाद में नाम आता आनंदवर्धन। तो आनंदवर्धन, मम्मट, विश्वनाथ, जगन्नाथ, क्षेमेंद्र, कुंतक और दंडी, वामन और भामा, इन सभी के बारे में मैंने लगे हाथ आपको समझा दिया, ताकि अगर कोई प्रश्न आपसे पूछा जाए तो आप आसानी से बता पाएँ। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे से जुड़ने के लिए। गुड नाइट, आई लव यू।